सर जी, प्रश्न मेरा कल एक इंसिडेंट हुआ दिल्ली में। वहाँ पे एक यूपीएससी का कोचिंग इंस्टीट्यूट है। तुम बोल रहे हो कि आज ये चीज़ मीडिया में छाई हुई है। आज नहीं छानी चाहिए थी, बात बहुत पहले से होनी चाहिए थी। हम इंतज़ार करते हैं क्या कि कोई बड़ी दुखद दुर्घटना हो जाए तभी बात करेंगे। अब सोचो ना, जिस जगह पर ये सब कोचिंग संस्थान होते हैं वहाँ क्या है, नज़ारा क्या है, एक बार को थोड़ा सा एनविजन करो। हज़ारों लाखों बेरोज़गार युवा वहाँ घूम रहे हैं और कई कई साल तक घूम रहे हैं, कई कई साल तक। 100 सीटें हैं, 100 सीटों के लिए हो सकता है 1 लाख लोग आवेदन करते, पर कोचिंग वाले विज्ञापन दे दे के 10 लाख लोगों से आवेदन करवा लेते हैं। दुनिया के किसी देश में, इस देश से बहुत प्यार करता हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, दुनिया के किसी देश में जवानी उस तरह नहीं बर्बाद हो रही सरकारी नौकरी के पीछे जैसे भारत में हो रही है। आप 5-7 साल वहाँ पढ़े हुए हो, आपने कितना रेंट दिया, आपने खाने पीने पे कितना दिया और आपने कोचिंग की फीस कितनी दी? उतने में क्या आप अपना कोई व्यापार शुरू नहीं कर सकते थे? ईमानदारी से बताओ। भारत जैसा कोचिंग इंडस्ट्री का विशियस नेटवर्क दुनिया के किसी देश में नहीं है और कोई इसकी बात नहीं कर रहा है। सर जी, प्रश्न मेरा कल एक इंसिडेंट हुआ दिल्ली में। वहाँ पे एक यूपीएससी का कोचिंग इंस्टीट्यूट है। तो वहाँ पे कल 3 बच्चे एस्पिरेंट्स थे जो बेसमेंट में थे। तो उस समय पे एक ड्रेनेज वहाँ पे थोड़ा ब्लास्ट हुआ। मुझे तो पता है उसका। अभी मीडिया में भी इसको बहुत हाईलाइट किया जा रहा है कि हर मीडियम चल ही रहा है, मतलब सोशल मीडिया पे भी। बट ये इसको हम बहुत लोकलाइज फॉर्म में देख रहे हैं कि ये एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ पे ऐसा हुआ। हम इन 3 बच्चों की मैं चाह रहा था कि आप अगर इन 3 बच्चों के उदाहरण से, या जो बाकी करोड़ों बच्चे हैं जो अभी इस पूरी इंडस्ट्री का शिकार भी हैं। कोचिंग इंडस्ट्री मतलब देश में 3,000 करोड़ का आज भी उसका वो कैपिटल है उसमें। तो आप थोड़ा बताना चाहेंगे इसमें कुछ? देखो, पहली बात तो ये है कि जब कोई ट्रेजेडी, कोई बहुत ही दुखद घटना घट जाती है, सिर्फ तब हम इन मुद्दों को उठाते हैं। तुम बोल रहे हो कि आज ये चीज़ मीडिया में छाई हुई है। आज नहीं छानी चाहिए थी, बात बहुत पहले से होनी चाहिए थी। हम इंतज़ार करते हैं क्या कि कोई बड़ी दुखद दुर्घटना हो जाए तभी बात करेंगे। एक देश है, जिस देश में एक एक धर्म चलता है, उस धर्म का नाम है सरकारी नौकरी। और उस धर्म में जो उच्चतम वर्ण है वो है यूपीएससी वाली, आईएएस आईपीएस आदि सर्विसेज। कि एक बार तुम्हारी नौकरी लग गई, उसके बाद जीवन भर का आराम है। ये है इस पूरी ट्रेजेडी का मूल। यहां से होती हैं ऐसी दुर्घटनाएं। और सही कह रहे हो कि हमारी दृष्टि बड़ी लोकलाइज्ड रहती है। किसी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में घटना घट गई तो हमें लगता है कि उस कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात है। उस कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात नहीं है, उस पूरी इंडस्ट्री की बात है। उस पूरी इंडस्ट्री की भी बात नहीं है, उन सब युवाओं की बात है जो उस इंडस्ट्री में खरीदार की तरह मौजूद हैं। उन सब युवाओं की भी बात नहीं है, उस पूरे समाज की बात है जहां उन युवाओं को इसी दिशा में जाने के लिए प्रेरित किया जाता है। ले देखिए, ये एक खतरनाक सामाजिक बीमारी है जिसके एकदम जो ट्रैजिक परिणाम हैं वो बस कभी कभार देखने को मिलते हैं, प्रकट होते हैं। और बाकी समय हमको लगता है कि बीमारी है ही नहीं, कुछ ठीक ठाक है मामला। अब सोचो ना, जिस जगह पर ये सब कोचिंग संस्थान होते हैं वहाँ क्या है, नज़ारा क्या है, एक बार को थोड़ा सा एनविजन करो। हजारों लाखों बेरोजगार युवा वहाँ घूम रहे हैं और कई कई साल तक घूम रहे हैं, कई कई साल तक।
मुझे अजीब सा लग रहा था, इन्होंने जो सवाल पूछे तो कहा इन्होंने कि बच्चे, वो बच्चे किस दृष्टि से हैं? उनको कई बार स्टूडेंट्स बोला जाता है, वो स्टूडेंट्स भी नहीं है, वो एप्लीकेंट्स हैं, वो आवेदक हैं। उन्होंने एक नौकरी में आप अप्लाई करते हो तो आप स्टूडेंट हो जाते हो क्या? आप किसी नौकरी में अप्लाई करते हो तो आप एप्लीकेंट हो जाते हो, स्टूडेंट थोड़ी हो जाते हो। तो बच्चे भी नहीं हैं, वो छात्र भी नहीं है, अभ्यर्थी हैं, प्रार्थी हैं, आवेदक हैं। और ऐसे लाखों में हैं। जहां हादसा हुआ है वहां भी हैं, और जगहों पे भी हैं, दिल्ली में, देश के अन्य शहरों में भी हैं। ये कल्ट है पूरा एक, जिसमें किस चीज की स्तुति की जा रही है? इसमें भगवान कौन है? इसमें भगवान है एक कॉन्सेप्ट जिसका नाम है आराम की जिंदगी। इसमें पुजारी कौन है? ये जितने कोचिंग मास्टर्स हैं। और इसमें मंदिर क्या है? कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। ये एक तरह का धर्म है जिसका पालन हिंदुस्तान की लगभग पूरी आबादी कर रही है। हर घर में ये अरमान पल रहा है कि मेरा लड़का या लड़की आईएएस बन जाए। इस धर्म का लक्ष्य मुक्ति नहीं है, इस धर्म का लक्ष्य आराम है, अय्याशी, भुक्ति। नहीं तो क्यों कोई 10-10 साल लगाएगा? वो कहते हैं 10 साल लगा के भी अगर मिल गया तो फिर बाकी जिंदगी तो ऐश है ना। और ठीक वैसे जैसे धर्मों में स्वर्ग का कॉन्सेप्ट होता है, और कहते हो कि जितना पुण्य लगाओगे स्वर्ग पाओगे, पुण्य कमाते चलो तो स्वर्ग मिलेगा। और पुण्य कैसे कमाया जाता है? दान करके। तो लाखों करोड़ का चंदा सब धर्म स्थलों पर इकट्ठा होता रहता है। वैसे ही न जाने कितने हजारों करोड़ की ये इंडस्ट्री है। यहाँ कितने अखबार आते हैं बोथसल में? हाँ चलिए 5 अखबार आते 5 अखबार आते हैं, और कम से कम इन 5 में तो रोज जो पूरा फ्रंट पेज होता है वो किसी आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट ने ले रखा होता है। सोचिए इनके पास कितना ज्यादा पैसा है, कितना ज्यादा पैसा है। ये पैसा राष्ट्र निर्माण में खर्च हो रहा है, सोचो। हम कहते हैं कि शादी पर जबरदस्ती का ऑस्टेंटेशन करना, दिखावा करना फिजूल खर्ची है, कहते हैं ना। और ये जो हजारों करोड़ जा रहे हैं और देश की जवानी जा रही है, ये फिजूल खर्ची नहीं है? इसमें क्या वैल्यू एडिशन हो रहा है मुझे बताओ तो। ये जो बड़े बड़े फ्रंट पेज पे अखबार में ऐड आते हैं, इससे कौन सी नेशनल वैल्यू जनरेट हो रही है? या हो रही है? हो रही हो तो बता दीजिए भाई। उतनी ही सीटें हैं, कोचिंग हो या ना हो, वो सीटें भरी जाएंगी। कोचिंग के होने से बस इतना हुआ कि छात्र और सीट के बीच में कोई आ गया जो अब हजारों करोड़ कमा रहा है। यह ऐसा है कि कोचिंग के होने के कारण ज्यादा हो जाती हैं सीटें, तब हम कहते हैं वैल्यू एडिशन हुआ या वैल्यू एडिशन है। बात यूपीएससी कोचिंग पर ही नहीं लागू होती, सब कोचिंग। यूपीएससी से कई गुना ज्यादा बड़ी तो ये इंजीनियरिंग और मेडिकल की कोचिंग है, और इतना बड़ा भी स्कैम हुआ था उसमें। इनके होने से क्या सीटें बढ़ जा रही हैं? सीटें भी उतनी हैं, उतनी ही भरी जाएंगी। तो बीच में कोचिंग क्या कर रही है? और मैं क्यों कोचिंग की बात कर रहा हूं? एक तो वही कि ये जो हादसा हुआ है वो किसी कोचिंग की इमारत में हुआ है, और दूसरी बात ये कि कोचिंग आर्टिफिशियली इन्फ्लेट कर देती है एप्लीकेंट्स की संख्या को। 100 सीटें हैं, 100 सीटों के लिए हो सकता है 1 लाख लोग आवेदन करते, पर कोचिंग वाले विज्ञापन दे दे के 10 लाख लोगों से आवेदन करवा लेते हैं।
9 लाख लोग जिनको आवेदन करना भी नहीं चाहिए था, वो सिर्फ इसलिए उस रेस में घुस जाते हैं क्योंकि उन पर विज्ञापनों की वर्षा कर दी गई और ऐसा माहौल बना दिया गया कि ये तो यूपीएससी ही तो धर्म है। सोशल मीडिया पे ऐसा माहौल बना दो, फिल्मों में ऐसा माहौल बना दो कि यूपीएससी ही तो सब कुछ है। ऐसे ऐसे लोग जा रहे हैं यूपीएससी का पेपर देने जिन्हें वो पेपर देना ही नहीं चाहिए, जिनके लिए कोई और राह बहुत बेहतर है। पर चूंकि कोचिंग वगैरह का स्वार्थ इसमें रहता है कि ज्यादा लोग परीक्षा दें, तो एक बहुत भारी बबल क्रिएट किया जाता है। और वो जो बबल है वो एक नेशनल लॉस है, वो एक ट्रिमेंडस नेशनल लॉस है। दुनिया के किसी देश में, इस देश से बहुत प्यार करता हूं इसलिए बोल रहा हूं, दुनिया के किसी देश में जवानी उस तरह नहीं बर्बाद हो रही सरकारी नौकरी के पीछे जैसे भारत में हो रही है। विकसित देशों को तो छोड़ दो, जो भारत की तरह विकासशील देश हैं, भारत से पीछे वाले भी जो विकासशील देश हैं जिन्हें अविकसित भी बोल सकते हो, उनमें भी कहीं भी सरकारी नौकरी का ऐसा बेहुदा पागलपन नहीं है। अंग्रेजों ने जो ब्यूरोक्रेटिक व्यवस्था छोड़ी, वो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब में एक जैसी छोड़ी थी। आईसीएस की पड़ोस में पाकिस्तान है, इधर बांग्लादेश है, इनमें भी सरकारी नौकरी का वैसा भूत नहीं है जैसा भारत में है। कहीं भी इतनी बड़ी राष्ट्रीय हानि नहीं हो रही जैसी हिंदुस्तान में हो रही है। क्या कुछ नहीं कर सकते थे ये युवा अगर इन्होंने अपनी जवानी के स्वर्णिम वर्षों का सही इस्तेमाल किया होता। और उस सही इस्तेमाल की जगह इनकी जवानी जा रही है मुखर्जी नगर में डिप्रेशन में लौटते हुए, और कुछ हादसों में, जैसे अभी ये हुआ बहुत दुखद हादसा, कुछ हादसों में अपनी जान गंवाते हुए। भारत में अभी भी व्यापार एक सस्ती चीज है। अगर आप माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहें तो उसमें बहुत बड़ा एंट्री बैरियर नहीं होता। माने सीधी बात कि कम पैसों में भी व्यापार की धंधे की शुरुआत करी जा सकती है। आप 5-7 साल वहां पड़े हुए हो, आपने कितना रेंट दिया, आपने खाने पीने पे कितना दिया, और आपने कोचिंग की फीस कितनी दी, उतने में क्या आप अपना कोई व्यापार शुरू नहीं कर सकते थे? ईमानदारी से बताओ। ये जो वहां पर कम से कम 5 लाख, 10 लाख और शायद 20 लाख खर्च करे हो तुमने इन 5-10 सालों में जो तुम पड़े हुए थे वहां पर, इतने पैसों में अपना कोई व्यापार नहीं शुरू कर पाते? सब कर लेते। लेकिन भीतर ये धारणा भर दी गई है कि साहब यूपीएससी ही तो धर्म है। और वो जो धारणा है वो भरने में कौन आगे है सबसे ज्यादा? यही कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। इन्होंने इतना ग्लैमराइज कर दिया है कि सब लगे हुए हैं इसी में कि हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए। नेशनल लॉस है, जबरदस्त नेशनल लॉस है। लोग कहते हैं देखो 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 फलाना 5 साल तैयारी किया तो सेलेक्ट हो गया। और मैं 100 बार बोलता हूं, किसी भी चीज का इंपैक्ट एग्रीगेट लेवल पर देखा जाता है। एग्रीगेट लेवल पर, एग्रीगेट लेवल पर नहीं देखोगे तो जुआ भी बहुत अच्छी चीज है। 100 लोगों ने जुआ खेला, एक जीत गया, सिर्फ अगर उसका नाम ले आओगे और मैगजीन में छाप दोगे और सोशल मीडिया में दिखाओगे बार बार, देखो इसने जुआ खेला और इसको इतने का फायदा हो गया, तो ऐसा लगेगा कि जुआ भी बहुत अच्छी बात है। एक आदमी को ही दिखाओगे, वो 99 छुपा जाते हो ना जो बर्बाद हुए, 99 छुपा जाते हो ना। जो एक जीत गया, मान लो सबका ये था कि सब लोग 1-1 रुपया लगाएंगे, सब लोग 1-1 रुपया लगाएंगे, और जो जीतेगा उसको मिलेगा 50 रुपया। तो जो जीत गया उसकी तो फोटो छापोगे बिल्कुल एकदम इंडियन एक्सप्रेस में फ्रंट पेज पे, रैंक 1, 1 रुपया लगाया 50 रुपया पाया, और सब लोग आतुर हो जाएंगे हम भी करते हैं, हम भी करते हैं। और 5 साल तक लगा रहा, लेकिन देखो बन के निकला है, यू टू कैन डू इट। सब आतुर हो जाएंगे कि एक का कितना मिला और कुल लगा कितना था उसमें। अब एग्रीगेट लेवल लो, एग्रीगेट माने संयुक्त, जोड़ करके 100 में 50 तो इसको दे दिया जो जीत गया, 49 किसकी जेब में गया?
वो कोचिंग वाले की जेब में गया। और जो 99 थे जो बर्बाद हो गए, डिप्रेशन में चले गए, न जाने कहाँ चले गए, उनकी शक्लें कोई नहीं दिखाता। सबको ये बताया जाता है कि यू टू कैन डू इट, तुम्हारे सपने भी साकार हो सकते हैं। देखो ये हमेशा होता है, हर जगह होता है कि कुछ सीटें होती हैं और जो आवेदक होते हैं सीटों से हमेशा ज्यादा होते हैं, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आप हार्वर्ड वॉर्टन भी चले जाएं तो वहां भी ऐसा होता है, लेकिन वहां पर सीट्स इज टू एप्लीकेशंस का रेशियो 1:8, 1:10, 1:6 ऐसे होता है। ये आपको अजीब लग रहा होगा क्योंकि ये दुनिया के सबसे अग्रणी विश्वविद्यालय हैं, लेकिन इनमें भी ये होता है कि किसी कोर्स की अगर 100 सीटें हैं तो उसमें अप्लाई करने वाले 600 लोग होंगे, नहीं तो 1,500 लोग होंगे। क्योंकि लोग अंधे होकर, बेहोश होकर, पागल होकर, अंधाधुंध भेड़ चाल में चलकर अप्लाई नहीं करते। वही अप्लाई करता है जिसको सचमुच जाना है। तो बहुत ज्यादा लोग अप्लाई ही नहीं करते। हार्वर्ड में भी अगर कोई प्रोग्राम है 100 सीट वाला, तो मैं कह रहा हूं 500 नहीं तो 1500, यही इतने ही लोगों ने अप्लाई कर रखा होगा, लेकिन वो सब सिंसियर कैंडिडेट होते हैं। हिंदुस्तान अकेला है जहां पर सीट्स और एप्लीकेंट्स का रेशियो 1:1000 होता है। ये 1000 में से 990 वो होते हैं जो सिर्फ विज्ञापन की चकाचौंध से आ गए हैं, जो कोचिंग सेंटर में फंस करके आ गए हैं, या जिनको घर वालों ने भेज दिया है कि जाओ यूपीएससी ही धर्म है, अपने धर्म का पालन करो वत्स। ये फिर बोल रहा हूं, ये बहुत बहुत बड़ा नेशनल लॉस है। भारत जैसा कोचिंग इंडस्ट्री का विशियस नेटवर्क दुनिया के किसी देश में नहीं है, और कोई इसकी बात नहीं कर रहा कि कितनी जबरदस्त एक राष्ट्रीय हानि है विथ वेरी लिटिल वैल्यू एडिशन। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कोई वैल्यू एडिशन नहीं करती, करती भी है तो इतना सा। जी आचार्य जी, जैसे भी आपने कहा कि ये मतलब वैल्यू एडिशन नहीं है इसमें, और जो जो थे मतलब एप्लीकेंट्स थे उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, डिप्रेशन में चले गए। इसमें बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के जो मतलब ओनर हैं और जो टीचर्स बहुत फेमस हैं सोशल मीडिया पे, उन्होंने कईयों ने बोला है कि अगर सिलेक्शन नहीं भी हुआ तो कुछ ना कुछ तो सीख ही रहे हैं, ज़िंदगी में कुछ तो बेहतर कर ही लेंगे। बेटा ये सब ना मूर्ख बनाने के तरीके होते हैं। ये बात किस स्थिति में नहीं बोली जा सकती। आप जाके किसी का सर फोड़ दीजिए और कहिए कि इससे तूने कुछ तो सीख ही लिया होगा। ये ऐसी चीज है जो कोई भी आप गंदे से गंदा कर्म कर दीजिए, कुकृत्य कर दीजिए, उसके बाद भी बोली जा सकती है। किसी को 10 साल जेल में डाल दीजिए और जब बाहर आए तो कहिए इससे तूने कुछ ना कुछ तो सीख ही लिया होगा। ये कोई बात है? किसी को पूरी तरह लूट लीजिए, एकदम लूट लीजिए, और फिर 2 थप्पड़ और मारिए और बोलिए इससे तूने कुछ ना कुछ तो सीखा होगा। ये क्या बात है कि तूने अपनी जवानी के, अपने गोल्डन ईयर्स तूने गंवा दिए, कुछ तो सीखा ही होगा ना। ये क्या बात है? भारत की जो अभी डेमोग्राफिक प्रोफाइल है हमारी पॉपुलेशन की, उसमें सरकार सबके लिए नौकरी नहीं पैदा कर सकती भाई। स्वरोजगार के अलावा कोई चारा नहीं है। और वो जो रास्ता है एंटरप्रेन्योरशिप का, छोटे स्तर पे एंटरप्रेन्योरशिप का, उससे, उसकी हकीकत से, उसकी अनिवार्यता से आपको दूर कर दिया जाता है सपने दिखा दिखा के। आओगे आप घूम फिर करके वहीं पर, जो काम आपको 22 की उम्र में शुरू कर देना चाहिए था वो आप 35 की उम्र में करोगे। 13 साल अपने बर्बाद करके करोगे वही जो काम आपको 22 में कर लेना चाहिए था। 13 साल बस आपने ये किया कि अपनी खून पसीने की कमाई पता नहीं कहां गवाई, और जिंदगी जो बर्बाद करी सो करी। ये कोचिंग सेंटर्स, इसमें उन्हीं जो टीचर जो बहुत फेमस हैं सोशल मीडिया पे, उन्होंने ये भी बोला था कि जो कोचिंग सेंटर्स हैं ये पूरी इंडस्ट्री वेल्थ क्रिएटर्स भी है देश के लिए। नहीं, वेल्थ क्रिएटर तो कोई गैंग ऑफ रॉबर्स भी हो सकता है। क्वेश्चन इज क्रिएटिंग वेल्थ फॉर whom? ओनली फॉर themselves?
तो ये सब बातें कुछ नहीं है, इनकी चर्चा करने से कोई लाभ नहीं है। फिर बोल रहा हूँ, किसी भी बात को एग्रीगेट लेवल पे लिया करो, एज अ फिनोमिना, एज अ मैक्रो नेशनल फिनोमिना। कोई व्यक्ति क्या बोल रहा है, कोई व्यक्ति अच्छा है कि बुरा है, इस पर बहुत जाने की ज़रूरत नहीं है। शुरुआत ही आपने ही अच्छी करी थी एक है कि हम हर इवेंट को बहुत लोकलाइज्ड और नैरो तरीके से देखते हैं। नैरो तरीके से नहीं देखना चाहिए, उसका जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट है वो देखना चाहिए। और भारत के ऊपर ये जो पूरी क्रेज छाई रहती है, पागलपन, जो कि इंजीनियरिंग मेडिकल से शुरू होता है और यूपीएससी तक जाता है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी राष्ट्रीय हानि है। मूल में क्या है इसके, देखो, मूल में भाव है कि मौज कर्म में नहीं है, मौज कर्म फल में है। और सबसे बड़ी मौज तब है जब कर्मफल बिना कर्म के ही मिल जाए। नहीं तो क्यों कोई पागल होगा कि मुझे तो साहब यूपीएससी वाली जॉब ही चाहिए। ऐसा क्या है उन जॉब्स में? कुछ भी नहीं है। वहां जाकर छूकर बैठकर वापस आया हूं इसलिए बोल रहा हूं। वहां ऐसा कुछ भी नहीं है, बस एक ही चीज है, सेफ्टी, सिक्योरिटी, कंफर्ट, जो कि बाहर वालों को लगता है कि भीतर बहुत सेफ्टी सिक्योरिटी कंफर्ट है। जितना आप सोचते हो कि सेफ्टी सिक्योरिटी कंफर्ट है भीतर, उतना तो है भी नहीं। तो ये हमारी एक नेशनल वैल्यू बन गई है, एक राष्ट्रीय मूल्य, मान्यता, कि जिंदगी किस लिए है? कंफर्ट के लिए है। जिंदगी किस लिए? कंफर्ट के लिए। और कंफर्ट मिलेगा तब जब काम कम, पैसे ज्यादा, आराम ज्यादा। काम कम, आराम ज्यादा, इसीलिए तो है जिंदगी। और यही हमको बार बार उस दिशा में भेजता है। मैं फिर पूछ रहा हूं, भारत के मन से ये भावना हटा दो कि मुझे आराम की नौकरी चाहिए, तो यूपीएससी में इतनी एप्लीकेशंस आएंगी क्या? बस बात खत्म। ले दे करके जो हमारी संस्कृति में ये भावना है ना कि सबसे अच्छा काम तो वो है जहां आप मस्त बैठे हुए हो और लोग आके आपकी सेवा कर रहे हैं, ये एक तरह का सांस्कृतिक परिणाम है। इसके लिए कोचिंग सेंटर्स को भी पूरी तरह दोष नहीं दिया जा सकता, ये संस्कृति की बात है। यही सोचो, भारत ऐसा देश हो जाए जहां हर बंदा कहे मुझे तो जिंदगी भर जूझना है, परिणाम की परवाह करे बिना मुझे कृष्ण का अर्जुन बनना है। मैं जिंदगी भर जूझूंगा, अंजाम क्या होगा मुझे फर्क नहीं पड़ता, मौज तो सही कर्म में है। अब क्या सरकारी नौकरी का इतना क्रेज रहेगा? तो एक तरह से ये जो इतना क्रेज है वो इसलिए भी है क्योंकि भारत सच्चे धर्म से, अध्यात्म से, गीता के असली अर्थ से बहुत दूर है। जिस दिन भारत ने गीता का असली अर्थ समझ लिया, इतने लोग नहीं अप्लाई कर रहे होंगे यूपीएससी जॉब्स के लिए। मुखर्जी नगर में रेंट कम हो जाएगा। दो हजार बारह में आचार्य जी 5 लाख एप्लीकेशंस आई थी और जो सिलेक्शन हुआ था वो 1000 के आसपास ही था। 2022 में भी सिलेक्शन उतने ही लोगों का हुआ है लेकिन एप्लीकेशंस 11 लाख थी। अब आबादी तो इतनी बढ़ नहीं गई ना, इतनी सारी आबादी अचानक से जवान हो गई है। ये 10 साल में 5 लाख से 11 लाख कैसे हो गए आवेदक? कैसे हो गए? उनको एल्योर किया गया, उनको रिझाया गया, उनको लुभाया गया है, विज्ञापन दिखा दिखा के, सोशल मीडिया पे रील्स और वीडियोस दिखा दिखा के, इसी चीज को ग्लैमराइज कर करके। नेशनल लॉस, बस यही कह सकते हैं, हैवी नेशनल लॉस दैट नोबडी इज टॉकिंग अबाउट। दिस एंटायर इंडस्ट्री इज अ ह्यूज लॉस। एक चीज और है मुद्दा इसमें जो अभी हम नहीं बात करी, ये जो कोचिंग पर इतनी डिपेंडेंस होती है,
कुछ तो ये आती है यहाँ से कि हमारा जो स्कूल सिस्टम है और कॉलेज सिस्टम है वो इनएडेक्वेट है, और कुछ ये होता है कि चूंकि कोचिंग इंडस्ट्री बहुत पावरफुल हो गई है तो वो स्कूल और कॉलेज सिस्टम को और ज़्यादा इनएडेक्वेट बना देती है। दोनों बातें। तो स्कूल और कॉलेज के जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं उन पर भी बात होनी ज़रूरी है। 11वीं 12वीं के जो छात्र होते हैं वो स्कूल पर ध्यान देना ही बंद कर देते हैं, क्योंकि बोर्ड के पेपर्स का जो स्तर होता है और आईआईटी जेई के पेपर का जो स्तर होता है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर होता है। आप बोर्ड टॉपर हो सकते हैं और हो सकता है जेई में आपसे एक सवाल न करते बने। बहुत बार ऐसा होता है कि स्कूलों में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के जो टीचर होते हैं वो खुद नहीं आईआईटी जेई की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए, तो फिर स्टूडेंट की नज़र से वो गिर जाते हैं। वो कहता है इनकी क्लास क्यों अटेंड करूं, इससे अच्छा मैं कोचिंग अटेंड करूंगा। तो जो बोर्ड के लेवल और जेई के लेवल में अंतर है इसको पाटना पड़ेगा, पर हम कर उल्टा रहे हैं। विशेषकर सीबीएसई वगैरह हर साल अपना सिलेबस और आसान बनाते जा रहे हैं और परीक्षाओं का स्तर गिराते जा रहे हैं। तो जो एंट्रेंस एग्जाम का लेवल है और जो बोर्ड का लेवल है इसका जो डिफरेंस है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो मजबूर होकर के फिर स्टूडेंट्स को कोचिंग में जाना पड़ता है, और कोचिंग वाले और इस बात को इंश्योर कर लेते हैं कि स्कूलों के जो अच्छे टीचर हैं वो स्कूलों में ना रुकें, उनको मोटे पैसे देकर कोचिंग में खींच लिया जाता है। तो स्कूल की हालत खराब है इसलिए स्टूडेंट कोचिंग की ओर भागता है, और कोचिंग वाले और ज़्यादा स्कूल की हालत खराब कर देते हैं ताकि स्टूडेंट कोचिंग की ओर आए ही आए। ये चल रहा है। ले दे के फिर बोल रहा हूं, इसमें वैल्यू क्रिएशन कुछ नहीं है, क्योंकि जो चीज़ कोचिंग में पढ़ाई जा रही है वो तो एनीवे सिलेबस में है, वो तो एनीवे उससे स्कूल में ही पढ़ लेनी चाहिए थी। तुमने उसे कुछ नया नहीं पढ़ा दिया, क्या वैल्यू क्रिएशन किया है? कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है कोचिंग में? भाई कोचिंग ना हो तो यूपीएससी की 100 की जगह 90 हो जाएंगी सीटें। कोटा में इतना जो पूरा आईआईटी का कोचिंग उद्योग चलता है, कोटा ना हो तो आईआईटी की सीटें कम हो जाएंगी। तो ना तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, ना कोई रियल वैल्यू क्रिएशन हो रहा है। एक तरह की साइफनिंग चल रही है, एक तरह का आर्बिट्राज चल रहा है। मिडिल मैन है बीच में, मिडिल मैन, दलाल जो बीच में खड़ा हो गया है। स्टूडेंट यहां है, यहां आईआईटी है, और बीच में एक मिडिल मैन खड़ा हो गया जो कहता है कि पहले हमें पैसे दो। और इसको हम कहते हैं इंडस्ट्री। काहे की इंडस्ट्री? क्या है इसमें इंडस्ट्री जैसा? और इंडस्ट्री जैसा है भी, क्योंकि अगर सब कोचिंग बंद हो जाए तो हमारे स्कूलों की ऐसी हालत ही नहीं है कि वो सही शिक्षा दे पाए। तुमने भी बोला था कि यूपीएससी के छात्र स्टूडेंट्स, तुमने बोला स्टूडेंट इसलिए बोला क्योंकि वो मान लो गया है यूपीएससी में और उसने साइकोलॉजी लिया है सब्जेक्ट। सही बात तो ये है कि जब वो यूपीएससी की तैयारी शुरू करता है, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की, सीएससी की, तब जाके वो साइकोलॉजी पहली बार ढंग से पढ़ता है। नहीं तो वो साइकोलॉजी में बीए या बीएससी करके बैठा हुआ था और उसे साइकोलॉजी आती कुछ नहीं थी। वो यूपी बिहार के किसी साधारण शहर के किसी कॉलेज से अपना साइकोलॉजी वगैरह करके या साइकोलॉजी सोशियोलॉजी कुछ करके बैठा हुआ था, पर जितना वो करके बैठा था उसके आधार पे वो एग्जाम यूपीएससी का नहीं लिख सकता था। तो उसको दोबारा जा करके लगभग जीरो से शुरू करके साइकोलॉजी पढ़नी पड़ती है। ये हमारे कॉलेजेस का स्तर है। इसी का फायदा फिर कोचिंग इंडस्ट्री उठाती है। अगर आपके कॉलेज की शिक्षा ऐसी हो जाए कि किसी ने साइकोलॉजी में बीएससी करा और फिर वो उसी कॉलेज की साइकोलॉजी की शिक्षा के आधार पे तुरंत ही यूपीएससी का एग्जाम लिख सके, तो कोचिंग क्यों करेगा? लेकिन कॉलेज में जो आपको एजुकेशन मिलती है वो इस लायक होती ही नहीं कि उसी के आधार पे आप अपना पेपर लिख दो यूपीएससी का। यही अंतर आ जाता है। मेरे ऑप्शनल थे मैथ्स और फिजिक्स, मुझे थोड़ी जरूरत पड़ी थी कि मैं जाके कोचिंग करूंगा। क्यों नहीं पड़ी थी? क्योंकि आईआईटी ने मजबूत बना रखा था। वहां मैंने जो 4 साल पढ़ाई करी उसके बाद में मैथ्स जाकर के किसी कोचिंग में थोड़ी पढ़ूंगा।
भारत, साउथ ईस्ट एशिया, चीन को भी मान लो उसी श्रेणी में, ये सब लगभग एक साथ आज़ाद हुए थे, ठीक है ना, लगभग एक साथ 2-3 साल के अंतराल में इन सबको आज़ादी मिली थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। देखो आज भारत कहाँ है, और देखो कि कोरिया, सिंगापुर, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया और चीन ये कहाँ है। जापान को भी इसी में लेना चाहिए क्योंकि वो तो पूरा तबाह हो गया था 1945 में। देखो आज ये सब कहाँ है और भारत कहाँ है। वजह क्या है? वजह यह है कि उन देशों ने शिक्षा में निवेश करा, उन्होंने अपना पब्लिक एजुकेशन सिस्टम जबरदस्त बनाया। भारत ने शिक्षा में निवेश नहीं करा। शिक्षा के नाम पर हमने जो बिल्कुल जैसे जैसे नेहरूवियन थॉट था ना इकोनॉमिक्स में कि कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी कैप्चर करनी है, वैसे ही उन्होंने एजुकेशन में भी यही करा कि कमांडिंग हाइट्स ऑफ एजुकेशन कैप्चर करनी है। वो कमांडिंग हाइट्स तो उन्होंने कर ली कैप्चर, आईआईटी बना दिया, एम्स बना दिया, और कुछ दिनों बाद आईएम भी बना दिया, कुछ और बना दिए, आईएससी पहले ही बना हुआ था। तो कमांडिंग हाइट्स तो कैप्चर कर ली एजुकेशन की, लेकिन जो ग्रास रूट एजुकेशन है और जो देश के इंटीरियर्स में, रिमोट एरियाज में एजुकेशन है, उस पर ध्यान नहीं दिया गया। उसका नतीजा क्या है? उसका नतीजा ये है कि देखो कि आज जापान और कोरिया को तो छोड़ दो, देखो कि आज मलेशिया और इंडोनेशिया भी हमसे कितना आगे हैं। आप कहोगे नहीं नहीं वो आगे इसलिए हैं क्योंकि उनकी एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ थी और ये और वो बात, सब बेकार की बात। वो आगे इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने शिक्षा पर ध्यान दिया। पिछले कुछ सालों में भारत में, भारत की छोड़िए, पहले चीन में सबसे ज्यादा इनोवेशन चल रहा है। आज जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं जिनको हम कहते हैं फ्यूचरिस्टिक, उनका हब चीन बन के बैठा हुआ है। यहां तक कि जो आपकी ईवी भी है उसको टक्कर देने में टेस्ला को चीन ही खड़ा हो रहा है। कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, रिसर्च पेपर्स, इन सब में चीन अग्रणी हुआ जा रहा है। क्यों? ये देखना है तो चीन की यूनिवर्सिटीज़ को और भारत की यूनिवर्सिटीज़ को, और चीन का जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है नीचे से लेके ऊपर तक, उसको देख लो और भारत के एजुकेशन सिस्टम को देख लो, अंतर समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। चीन में नई नई टेक्नोलॉजीज विकसित होती हैं क्योंकि उनके पास शिक्षा है। हमारे यहाँ पर भी कुछ है जो हर साल नया नया आता है क्योंकि हमारे पास अशिक्षा है। हमारे पास वहाँ पर नई नई हर साल टेक्नोलॉजीज आती हैं, नई सर्विसेज, नए प्रोडक्ट्स, नई चीज़ें आती हैं। हमारे यहाँ एक ही चीज़ है हर साल जो नई नई आ जाती है, नए नए रंग के और नए नए तरीके के बाबा। एक ही चीज़ में भारत इनोवेटिव है, हर साल नए नए तरीके के बाबा पैदा करता है। ये इस बात का परिणाम है कि हमने शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया। कोई किसी स्टाइल का बाबा है, कोई किसी रंग का बाबा है, हर तरीके के आते हैं। दे कम इन ऑल कलर्स, शेप्स एंड साइजेस। किसी के बाल एक पर्टिकुलर तरीके से सेट हैं, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। भारत दुनिया को बस इसी चीज़ में कंट्रीब्यूट कर रहा है, नए नए तरीके के बाबा जो नए नए तरीके के अंधविश्वास फैला रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने एजुकेशन पर कभी ध्यान नहीं दिया। उसी एजुकेशन पे ध्यान न देने का एक परिणाम ये भी है, जो पूरा जो कोचिंग वाली गड़बड़ है। चीन में थोड़ी ही चलती है कोचिंग इंडस्ट्री। क्या चीन के पास ब्यूरोक्रेसी नहीं है? उनकी तो और सेंट्रलाइज्ड होती थी इकोनॉमी, धीरे धीरे करके उन्होंने खोली है। और जब इकोनॉमी सेंट्रलाइज्ड होती है तो ब्यूरोक्रेसी और ज्यादा पावरफुल होती है। पर चीन में नहीं चलता ये कोचिंग वाला कार्यक्रम, जबकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की शुरुआत चीन में हुई थी। आप हिस्ट्री अगर पढ़ें तो मेरिट से सिलेक्शन होना चाहिए ब्यूरोक्रेसी के लिए, बहुत शताब्दियों पहले इसकी शुरुआत चीन में हुई थी। लेकिन चीन में कोचिंग इंडस्ट्री नहीं है भारत जैसी, क्योंकि उन्होंने शिक्षा पर ध्यान दिया है। उन्हें अगर किसी का कैलिबर चेक भी करना है, कोई एग्जामिनेशन होना भी है, तो उसके लिए कोई नहीं जाता अलग से तैयारी करने, और अलग से तैयारी करी जाती है वो बहुत छोटे स्तर की होती है। जानते हो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं टेस्ट प्रेप। उस पूरी इंडस्ट्री को ही बोला जाता है टेस्ट प्रेप इंडस्ट्री।
वो शॉर्ट टर्म कोर्सेज चलाती है, जैसे ये आपका सैट होता है, जी मैट होता है, इनकी तैयारी के लिए कोर्सेज होते हैं, अमेरिका में भी होते हैं, लेकिन वो शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं, बहुत शॉर्ट टर्म। भारत की तरह नहीं कि 5 साल 10 साल मुखर्जी नगर में जान दे रहे हो। भारत की तरह नहीं कि इतनी बड़ी चीज है कि मैं उसके लिए ये कर दूंगा और फिल्में बन रही हैं और हाइशा जोर लगा के हाइशा, कुछ नहीं। टेस्ट प्रेप है भाई, मैं एक टेस्ट देने जा रहा हूं, उसके लिए मैंने तैयारी के लिए 2 महीने का कुछ कर लिया, और कई बार तो एक ऑनलाइन कोर्स होता है, वो आप कर लेते हो गया, खत्म बात। तो हमने जो अपनी शिक्षा की दुर्दशा करी है ना, उसके हमको 1000 तरीके के दुष्परिणाम झेलने पड़ रहे हैं। अंधविश्वास से लेकर के, गलत नेताओं से लेकर के, जवानी की बर्बादी तक। हम जो वोट नहीं डाल पाते इलेक्शंस में सही, उसकी क्या वजह है? हमें मुद्दे ही नहीं पता। भारत के आम आदमी से बात करो, उसको कोई मुद्दा पता है? ये तो छोड़ दो कि हमारे यहां पे लिटरेसी कितनी है, जो लिटरेट हैं भी, उनसे भी तुम किसी ढंग के मुद्दे पे बात कर लो, कुछ नहीं जानते। हमारी मीडिया का स्तर इतना बुरा है, हमारा कोई टीवी चैनल खोल लो, उल्टी करने का जी हो जाएगा। क्यों हो पा रहा है वैसा? मीडिया इतनी घटिया चीजें कैसे दिखा पा रहा है? क्योंकि आप शिक्षित नहीं हो, क्योंकि आपको सही मुद्दों का पता ही नहीं। आप मीडिया से नहीं बोलोगे कि क्लाइमेट चेंज कहां है, क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं है क्लाइमेट चेंज, क्योंकि पढ़ने की आपकी आदत ही नहीं डाली गई है। आधी आबादी तो लड़कियों की होती है, जिनको बोला जाता है इतना ही पढ़ ले कि तेरा ब्याह हो जाए, इतना ही पढ़ ले कि तेरा ब्याह हो जाए, बस। भारत में ये तो हमने शिक्षा को महत्व दिया। तो किसी भी चीज को एक मैक्रो पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए कि व्हाट इज द प्रॉब्लम एट द एग्रीगेट लेवल। एग्रीगेट लेवल पे प्रॉब्लम हमारी संस्कृति की है। हम मानते ही नहीं कि शिक्षा बड़ी बात है। हमारे लिए बड़ी बात क्या है? हमारी धारणाएं, हमारी धारणाएं। और धारणा क्या है? आपका तो लगता है बस यही सपना, राम नाम जपना, पराया माल अपना। और बात कचोटे चाहे जो हो, लेकिन यही बात है जो भारतीय युवाओं को सरकारी नौकरी की ओर प्रेरित करती है। ये कल्चरल प्रॉब्लम है, और जब तक उसका कल्चरल सॉल्यूशन नहीं लाओगे, इस तरह की दुखद घटनाएं घटती ही रहेंगी। सर धन्यवाद। और इस संस्था का, हमारी संस्था का बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्योंकि आचार्य जी से मिलने से पहले बहुत भटके हुए थे सर। सच में जिंदगी एकदम इतनी बदतर थी कि हमें मालूम भी नहीं हो रहा था हमारी जिंदगी इतनी बदतर है। तो जब से आचार्य जी आए और हमें अपनी पहचान हुई, अपनी इस खस्ता हालत की पहचान हुई, सर मैं बहुत तहे दिल से इस संस्था का खास करके धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिनकी वजह से आचार्य जी हमारे सामने आए और हम आचार्य जी से जुड़े। सर सत श्री अकाल जी, नमस्ते। मेरा नाम कर्णदीप सिंह है, मैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र का रहने वाला हूँ और इंडियन आर्मी के डिपार्टमेंट ऑफ लॉजिस्टिक्स बोर्ड में काम करता हूँ सर। सर मैं आचार्य जी को पिछले 4 सालों से सुन रहा हूँ, लेकिन सुन तो रहा हूँ लेकिन जुड़ा फिलहाल अभी पिछले महीने से हूँ। और सर अभी मेरा फिलहाल बहुत अच्छा चल रहा है, और आज की सीख से जो मैंने सीखा वो मैं साझा करना चाहता हूँ सर। मतलब कि जो हमारे समाज ने या हमारे आसपास के माहौल ने बचपन से हमारे अंदर जो भी हमारे सामाजिक संस्कृतियां डाल दी जाती हैं, उनके चलते तो हम सत्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। अगर सत्य को अंदर लाना है तो उन पुराने सत्यों को, जो वास्तव में एक झूठे सत्य हैं, उनको पहले अपने जीवन से निकालना पड़ेगा।